क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि आपका वोट कट Hello. गया है या I'm here फिर to vote. आपको वोट ही ना डालने दिया morning. जाए, आप Can I ठगा have हुआ your name महसूस and address, करेंगे। We found that 1,250 votes were stolen. ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक बयान नहीं है, ये राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बताया है कि कैसे हमारे वोट के साथ मैनिपुलेशन हुआ है, कैसे हमारे वोट के साथ साजिश हुई है और ये साजिश में सिर्फ नुकसान हमारा हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि फर्जी वोट कैसे बनाए गए और इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या कहना है। पर क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना है? जनता के द्वारा जनता पर शासन नहीं है। इसके बारे में भी हमने अपने एक्सपर्ट से डिस्कशन किया और उन्होंने ये जवाब दिया। किसी भी बात को समझने के लिए हमें उसके मूल अर्थ को समझना चाहिए, ना कि इस तरह की कोटेशंस को रट करके काम चलाना। राहुल गांधी ने अगस्त 2025 को वोटर चोरी का एक आरोप भारत सरकार पर लगाया, जिसमें कहा गया था कि वोटों की चोरी हुई है और फेक वोटों को बनाया गया है, जिससे उनकी जीत हुई है। इतनी बड़ी जीत बीजेपी की नहीं हुई है। इस आरोप को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट का उपयोग किया और बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाए, जिसके अंदर कुछ तो वोटर लिस्ट के नाम ही अलग अलग थे और कुछ वोटर्स के माता पिता के नाम अलग, मतलब IJPKLU ऐसे कुछ नाम डले हुए थे पिता के, और मकान नंबर भी नहीं दिया गया। इस आधार पर राहुल गांधी ने 5 टाइप में हमारे साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए सरकार पर। पहला, डुप्लीकेट वोट, ऐसे वोट जिसमें एक ही व्यक्ति का अलग अलग स्थानों पर नाम है। दूसरा, फर्जी फॉर्म 6 का यूज करना। फॉर्म 6 का यूज तब होता है जब कोई पहली बार वोटर बनता है, मतलब 18 साल का व्यक्ति इसको यूज करता है या फिर 19 साल, जब भी वो अपना पहली बार वोट बनवाता है। बट अगर सोचिए हुए 70 साल का व्यक्ति कोई वोट बनवा रहा है, उसको फॉर्म 6 यूज करना पड़ रहा है। क्या 70 साल का कोई व्यक्ति दोबारा से अपना वोट बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। लेकिन यहाँ पर बनवाया गया है। इसका भी एक संशय जाता है कि हाँ, सच में वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन हुआ है और हमारे साथ साजिश हुई है। तीसरे, फर्जी एड्रेस है। किसी के आगे ये भी नहीं लिखा है कि आपको 35 नंबर में रहते हैं, 36 नंबर मकान नंबर में रहते हैं, 0 मकान नंबर में रहते हैं। ऐसे हजारों स्क्रीनशॉट दिखाए हैं राहुल गांधी ने कि यहाँ पर मकान नंबर 0 है। और चौथा है, गलत तस्वीरों का यूज किया गया है। तस्वीरें या तो ब्लर है या छोटी है या फिर तस्वीरें हैं ही नहीं वोटर लिस्ट के अंदर, और उनके पहचान पत्र किए गए तो उनका फोटो ब्लर दिखाया गया ताकि किसी को पता ही न चले कि किसने वोट डाला है। और पांचवा और सबसे बड़ा घोटाला, एक ही एड्रेस पर सैकड़ों लोग रह रहे थे। मकान नंबर 35 में 70 लोग रहते थे, और ये सबसे बड़ा घोटाला इसलिए है क्योंकि एक मकान में 70 लोग रह ही नहीं सकते। इसीलिए ये आरोप राहुल गांधी ने अपने मन से ही नहीं लगाए हैं। राहुल गांधी ने इसके ऊपर एक रिसर्च की, एक विधानसभा महादेवपुरम में अपना एनालिसिस भी किया है और वोटर लिस्ट की पूरी तरीके से जाँच की है और उसमें बताया है कि कैसे मैनिपुलेशन हुआ है। नतीजा ये है कि 1,250,000 वोट को फर्जी ठहराया गया है, या फिर वो डुप्लीकेट है, या फिर उनका पर्चा गलत है, या फिर एक ही मकान के अंदर बहुत सारे वोट रहते हैं। राहुल का कहना ये है कि ये सिर्फ महादेवपुरम में नहीं हुआ है, पूरे भारत में हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन उनको डिजिटल डेटा प्रोवाइड करा दे तो ये साबित कर सकते हैं कि ये पूरे भारत में हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये घोटाला वहाँ पर ज़्यादा होता है जब हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कम फासला होता है जीत के लिए। वहाँ पर वोटों का मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है और बहुत ही कम वोटों से जीत होती है, तो इसलिए वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और हम किसी भी ऐसे आरोप पर यकीन नहीं करते हैं बिना अपनी रिसर्च के। इसलिए हमने पता लगाया और पता ये चला कि जितने भी विपक्ष ने प्रूफ दिए थे, स्क्रीनशॉट्स दिए थे, सभी लगभग सही हैं और इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये सारे सही हैं, और हो सकता है कि उनका डुप्लीकेट हो जाता हो। इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये एकदम सही बात। इलेक्शन कमीशन ने कुछ घंटों बाद अपनी वेबसाइट को डाउन कर दिया था और राहुल गांधी ने ऐसे लोगों की लिस्ट भी दिखाई जिसका एक घर में सैकड़ों लोग रजिस्टर्ड थे और उनके माता पिता के नाम भी JKPKLMNOPQ ऐसे थे। क्या किसी के पिता का नाम LMNOPQ हो सकता है? महादेवपुरम में ज़मीनी हकीकत ये है कि जिसमें 60 से 70 लोग दिखाए गए हैं एक ही घर के अंदर, वो या तो पेइंग गेस्ट रूम है या फिर कोई छोटी झुग्गी है या फिर मॉल है। वहाँ के मालिक और केयर टेकर का कहना है कि ये व्यक्ति यहाँ से जा चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब लोग वहाँ से चले गए हैं तो वोटर लिस्ट में उनका नाम कर क्या रहा है? अभी तक वोटर लिस्ट में उनका नाम काटा क्यों नहीं गया? फिर यहाँ एंट्री होती है फॉर्म 17C की। फॉर्म 17C एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हर एक पोलिंग बूथ पर उसको भेजा जाता है और पता चलता है कि कितने लोगों ने यहाँ पर वोट रियल में डाला है। इसकी कॉपी प्रत्येक एजेंट को दी जाती है और पता लग सकता है कि कितने वोट एक्चुअल में डले। विपक्ष इलेक्शन कमीशन से सालों से ये बोल रहा है कि इस लिस्ट को पब्लिश किया जाए ताकि हमें पता चले
कि वास्तव में कितने वोट गिने गए हैं और कितने वोट डले गए हैं, इनके बीच कितना अंतर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा करने से मना करता है। वो बोलता है कि यहाँ पर अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ तो प्राइवेसी को खतरा हो सकता है किसी के, और मैं किसी के कानून के अंडर नहीं आता हूँ कि अगर मैं इसको पब्लिश करना ही मेरा कानूनी अधिकार है, इसे मेरी मर्जी चलेगी और मैं नहीं पब्लिश करना चाहूँ तो नहीं करूँगा। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तेजस्वी यादव जैसे नेता भी इस बात को मानते हैं कि वोट की चोरी हुई है और फेक वोट को ऐड किया गया है बिहार के अंदर भी। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के जितने भी आरोप थे सबको खारिज कर दिया है और राहुल गांधी से कहा है कि अगर आपको इतना ज़्यादा एनालिसिस पर भरोसा है तो आप शपथ पत्र पर सिग्नेचर करके हमको दीजिए और वोटर की एक प्रूफ दीजिए और हम उनकी जांच करेंगे। आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना एक पारदर्शी प्रक्रिया है। प्रत्येक घर BLO जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो व्यक्ति होता है तो उसका वोट कभी नहीं कटता है और इसके लिए आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा जाता है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फॉर्म 17C को दिखाने के लिए मना कर दिया है कि ये हमारा पर्सनल मामला है, प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, इसलिए हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी ने बोला है कि कांग्रेस हार गई है तो ये बौखलाहट के तौर पर ऐसे आरोप गढ़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई सही नहीं है। और उन्होंने बोला कि 1980 के अंदर सोनिया गांधी का अवैध रूप से वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया गया था, उस पर कांग्रेस क्या कहेगी। लेकिन ये मामला सिर्फ एक पार्टी और दूसरी पार्टी के आरोप और प्रतिरोप का नहीं है, ये मामला हमारे अधिकार का है, एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार का है। अगर ऐसे फेक वोट वोटर लिस्ट में ऐड होते रहे तो हमारे एक्चुअल वोट की कीमत क्या रह जाएगी, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं रहेगी। फिर तो जो वास्तविक कीमत हमारे वोट की है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो आज ये सवाल सबके मन में है, जब चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रह जाएगी तो लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बुरी घटना वो होती है जब चुनाव ही प्रक्रिया को निष्पक्षता से नहीं किया जाता है। जैसे रसिया में होता है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है लेकिन चुनावी प्रक्रिया होती है बट निष्पक्ष रूप से नहीं होती। ऐसे ही साउथ कोरिया में निष्पक्ष रूप से प्रक्रिया नहीं होती बट वो भी एक लोकतंत्र नहीं है, और चाइना भी सेम ऐसे ही कंट्री है, चुनाव होते हैं बट निष्पक्ष रूप से नहीं। तो क्या भारत भी उन्हीं के रास्ते पर जा रहा है? ऐसी धांधली सिर्फ चुनावी नतीजों पर असर नहीं डालती, यहाँ पर विश्वास और अस्थिरता का मामला आ जाता है जिसमें लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगता है। विपक्ष अब इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने बेंगलोर के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की लीड की और एक टोल फ्री नंबर और एक वेबसाइट को लॉन्च किया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वोट है या वोटर लिस्ट में फर्जी ID ऐड है तो उसको शिकायत कीजिए और हम आपकी शिकायत आगे दर्ज कराएंगे। अब ये मामला सिर्फ कमरों से निकलकर सड़कों पर आ चुका है। इस मामले में कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जैसे कि किसी की एज ज़्यादा हो गई। बिहार के अंदर मिन्ता देवी की एज 124 साल ऐड हो गई है बट वो 124 साल की है ही नहीं। विपक्ष ने इनकी तस्वीरों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया है कि कितनी बड़ा घोटाला हमारे साथ हो रहा है। तो आखिर सवाल क्या है? एक तरफ विपक्ष है जिसका कहना है, एक तरफ विपक्ष है जो सबूतों के साथ ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है और हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है और फेक वोट को ऐड किया जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता भी होता है और आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार दिया जाता है। लेकिन हमें लोकतंत्र के बारे में यही पढ़ाया गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जनता के द्वारा जनता पर शासन किया ही नहीं जा सकता है। इतने बड़े देश के अंदर इतनी बड़ी प्रक्रिया को लागू करना, और हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम इसको लागू करें। इसीलिए हमने कुछ एक्सपर्ट से इसके बारे में जानकारी ली, आप भी सुनिए। अगर मुझे लोकतंत्र को परिभाषित करना हो तो लोकतंत्र को मैं बड़े साधारण अर्थ में परिभाषित करूंगा कि लोकतंत्र जनता का शासन है, यानी कि जहां शासन के सभी निर्णय, सभी विषय सीधे जनता के अधीन होते हैं। लोकतंत्र को मैं आगे अगर जो है बात करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है। एक लोकतंत्र वो हो सकता है कि जिसमें जनता स्वयं शासन के सभी निर्णय ले कि पाकिस्तान पर बम फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है, ट्रंप चाचा को जो है कैसे जवाब दिया जाना है, जनता खुद निर्णय ले। या फिर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, जहां पर कि जनता स्वयं निर्णय नहीं लेती है बल्कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कि उनके लिए निर्णय लेते हैं। तो जब जनता स्वयं निर्णय लेती है तो उसे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट लोकतंत्र कहते हैं, और जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या फॉर्म 17C को पब्लिक होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी पारदर्शी होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखिए आपकी राय क्या है। नमस्कार दोस्तों।